चाइनीज वायरस और चाइनीज एग्रेशन कंटेम्प्रोरी विश्व का दो बड़ा चैलेंज है। चाइनीज वायरस ने पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले लिया है। कोविड के कारण चाइना से ओरिजिन हुआ, एक जनरल परसेप्शन है, वुहान से शुरू हुआ। और चाइनीज एग्रेशन, चाहे वो भारत में लद्दाख और या साउथ चाइना सी या हाल में रूस का एक पार्ट, मतलब चाइना का जो विस्तारवादी नीति है उससे विश्व आक्रांत है। लेकिन आज का टॉपिक है कि जिस द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए, विश्व शांति और सुरक्षा के लिए जो बहुत बड़ा मल्टीलेटरल बॉडी क्रिएट किया गया था, सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट में जिस चार्टर को एक्सेप्ट किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और आज यह संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना का 75 साल 75 इयर्स इस साल पूरा कर रहा है। 75 इयर्स में वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक तरह से नए दौर में प्रवेश कर गया। 1950 से लेकर 1991 तक इस लंबे समय पर पूरा विश्व बाइपोलर वर्ल्ड, एक तरह से द्विध्रुवीय विश्व में बटा रहा। एक तरफ कैपिटलिस्ट और दूसरे तरफ कम्युनिस्ट, और शीत युद्ध का यह लंबा दौर चला। 1991 में सोवियत संघ के पतन के पश्चात शीत युद्ध का यह दौर समाप्त हो गया और अमेरिकन हेजीमोनी यानी अमेरिकन एकाधिकारवाद एक तरह से आया। और आज का विश्व एक तरह से डिफ्यूज्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड व्यवस्था बताया जा रहा है। डिफ्यूज्ड इसलिए कि यह सर्टेन नहीं है। एक तरफ ईरान अपनी जो उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया है। चाइना अपना एग्रेशन अलग शो कर रहा है, फिर अमेरिकन दबदबा अलग है। लेकिन आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ एक मल्टीलेटरल बॉडी के रूप में स्थापित हुआ और वह इन चैलेंजेस का सामना करने में आज तकलीफ और कठिनाइयों का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ। क्या है यह संयुक्त राष्ट्र संघ? आज के समय में इसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। और दूसरी एक इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 17 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इकोसॉक में एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किया, जिसका टॉपिक था मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड-19, द काइंड ऑफ यूएन सिस्टम दैट वी वांट टू सी। यानी कि कोविड क्राइसिस के खत्म होने के बाद जो बहुपक्षवाद है, मल्टीलेटरलिज्म है, उसका स्वरूप कैसा हो और हम किस प्रकार का यूएन देखना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र देखना चाहते हैं। चर्चा में हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बेसिक फ्रेमवर्क को बताने जा रहे हैं और यह भी बताने जा रहे हैं कि आखिर इकोसॉक का इतना इंपॉर्टेंट वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्यों बढ़ गया है। तो शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अगर आप देखें, यूनाइटेड नेशंस यूएन, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी उसका जेनेसिस था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से युद्ध हुए, पूरा विश्व इसके गिरफ्त में लगभग आ गया था। और इसके पश्चात एक बात आई थी कि मल्टीलेटरल का जो फीलिंग है उसके माध्यम से भविष्य में अगले विश्व युद्ध को रोका जाए। और यही प्रयास था, क्योंकि उसके पहले प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1919 में, जो समाप्त हुआ था 1914 से 1919 के बीच, उसमें भी उसको भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आगे युद्ध ना हो, इसके लिए एक संस्था बनाया गया था, जो संस्था का नाम था लीग ऑफ नेशंस। यानी यह जो राष्ट्र संघ था, लीग ऑफ नेशंस, LON शॉर्ट में करते हैं, 1920 में ये बनाया गया था। यह राष्ट्र संघ कब बना था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ये 1914 से लेकर 1919 तक चला था। और इसके पश्चात ये लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था और इसमें बहुत बड़ा रोल था अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का। और वुड्रो विल्सन के इनिशिएटिव पर और उनके कॉन्सेप्ट पर लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था। और इस कारण वुड्रो विल्सन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार। लेकिन जाहिर सी बात है
यह जो राष्ट्र संघ बना था लीग ऑफ नेशंस 1922 में, वह वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने में सफल नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक ये युद्ध लड़ा गया, पूरे विश्व इसके गिरफ्त में आया और इसे परेशान हुआ। और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बहुपक्षवाद पुनः आया सामने कि कैसे विश्व युद्ध को रोका जाए, आगे से ये विश्व युद्ध न हो। एक महत्वपूर्ण बातें आई विश्व युद्ध रोकने के लिए प्रभावी कदम कैसे उठाया जाए, और इसी के तहत वैश्विक नेताओं के बीच में, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सभी लोग शामिल थे, एक एडॉप्ट हुआ था ड्राफ्ट यूएन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को एडॉप्ट किया गया। ये बैठक सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में है ये सैन फ्रांसिस्को जगह, और यहीं पर 25 जून 1945 को ये ड्राफ्ट को एडॉप्ट किया गया था और इसमें सहमति बनी थी, और इस सहमति के आधार पर बर्थ ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था एक तरह से 26/10/1945। लेकिन ये 26 ना है, 24 है। ये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और 2020 में 75 साल पूरा कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उस समय इसका मेंबर था 51 और आज संयुक्त राष्ट्र का मेंबर 193 193 हो गया है। जाहिर सी बात है विश्व के लगभग सभी छोटे बड़े देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन था एक इंप्रूव्ड वर्जन था ये संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इसके तहत ये बात थी कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ को एक मल्टीलेटरल बॉडी का दर्जा दिया जाए और इसको वैश्विक पटल पर किस प्रकार से इसको और प्रभावी और इसको इफेक्टिव बनाया जाए ताकि भविष्य में युद्धों को रोका जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रोल था उसका सबसे बड़ा रोल था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न कर सके और इस प्रकार पीस बहाल रहे, सिक्योरिटी को कोई एक तरह से यूनिलैटरली उसको सिक्योरिटी को हटा ना सके, सिक्योरिटी को वायलेट ना कर सके, और इसकी जिम्मेवारी दी गई थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा बड़ा मोटो था वो था ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, हाउ टू प्रमोट ह्यूमन राइट, यह मैंडेट संयुक्त राष्ट्र ने अपने ऊपर लिया और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस पर विचार होता है, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, आम सभा है। और संयुक्त ह्यूमन राइट्स को, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1966 में 2 प्रकार के प्रसंविधाओं को एक्सेप्ट किया है। एक प्रसंविधा थी ICCPR यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ये जो ICCPR है, इन प्रसंविधा में 2 प्रकार के ह्यूमन राइट को लिया गया, एक सिविल ह्यूमन राइट जो नागरिक मानवाधिकार थे और पॉलिटिकल जो राजनीतिक मानवाधिकार थे। जो दूसरा प्रसंविधा को एक्सेप्ट किया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1966 में, वो था ICACR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक को लिया गया। लेकिन मैं बता दूं 1948 में ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई थी, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और इसके आधार पर आगे बढ़ा। सो ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट का अपहोल्ड करना ये संयुक्त राष्ट्र की बड़ी जिम्मेवारी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बड़ा गोल के रूप में सामने आया कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पूरे विश्व में जो सतत विकास की अवधारणा है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है, उसको लागू किया जा सके। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल में 2015 में 17 ऐसे गोल्स की पहचान की है, जिसमें गरीबी उन्मूलन से लेकर स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण संरक्षण से लेकर 17 गोल्स की पहचान की गई है, जिसको कहा गया SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सतत विकास के लक्ष्य हैं। ऐसे 17 लक्ष्यों की पहचान की गई है, इसे संयुक्त राष्ट्र एक तरह से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है सदस्य राष्ट्रों के माध्यम से, और इसको 15 साल में पूरा किया जाना है, 2015 से 2030 तक। और ये 15 साल में 17 गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य है। भारत भी इन लक्ष्यों के प्रति कमिटेड है, और इस बातों को प्रधानमंत्री ने जो 17 जुलाई को इकोसॉक के वर्चुअल मीट को संबोधित किया है, उसमें इस बात को रेखांकित भी किया उन्होंने।
और चौथा है अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, यानी अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उनको अपहोल्ड करना, उनको बढ़ावा देना और उनके जो डिसीजंस हैं या अंतरराष्ट्रीय जो कानून जो है उनका सभी सदस्य राष्ट्रों के माध्यम से पालन करवाना संयुक्त राष्ट्र का बहुत बड़ा दायित्व है। जो इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है और ये द हेग नीदरलैंड में है। और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का 4 महत्वपूर्ण गोल है। इसके अलावा अनेक सब्सिडरी गोल्स भी संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ पालन करता है। अब बात आई संयुक्त राष्ट्र संघ के स्ट्रक्चर के बारे में। मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित हुआ तो उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन थे और उसमें सबसे पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली यानी महासभा। और जनरल असेंबली यानी महासभा का मेन रोल क्या है, तो ओवरऑल सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश, जैसे मैंने बताया 193 अभी सदस्य देश हैं, तो 193 इसके मेंबर होते हैं। और सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका भी चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होते हैं अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं, इनका भी चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। महासभा संपूर्ण विषयों पर डिस्कशन करती है, डेलिब्रेशन करती है, एनालिसिस करती है, चाहे वो पीस और सिक्योरिटी की बात हो, चाहे ह्यूमन राइट की बात हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो या इंटरनेशनल लॉज की बात हो। तो ये बात होती है। ये महासभा एक तरह से सभी सदस्य देशों की सभा है और सभी सदस्य देश इसमें भागीदार होते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी अगर है तो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है। और सिक्योरिटी काउंसिल ही वस्तुतः रेस्पॉन्सिबल है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कैसे अक्षुण्ण रखा जा सके, अपहोल्ड किया जा सके, कोई भी आक्रमणकारी देश विश्व शांति को भंग न कर सके, इसकी जिम्मेवारी सिक्योरिटी काउंसिल की है। और सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा बॉडी है डिसीजन मेकिंग वाला। इसके 15 सदस्य देश हैं जिसमें 5 सदस्य देश जो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इंग्लैंड। ये जो 5 देश हैं ये अस्थाई सदस्य हैं, इनको वीटो का पावर है, यानी कि ये 5 अस्थाई सदस्य परमानेंट मेंबर किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकते हैं बिकॉज दे हैव द वीटो पावर टू वीटो ओवर एनी डिसीजन दैट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कुड अराइव एट। तो और 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं, टेम्पररी देश हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उनका चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। और जो तीसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, मैंने बताया जैसा उल्लेख किया हेग में है, नीदरलैंड में है और इसमें 15 सदस्य देश हैं। अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक चौथा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसका काम क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो नए राष्ट्र एक तरह से गुलामी से मुक्त हो रहे थे या जिनको एक तरह से कॉलोनियल रूल के अंडर में पहले थे, बाद में वो फ्री हो रहे थे, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में एक तरह से आ रहे थे वैश्विक मानचित्र पर, उन देशों का रख रखाव, उनका पालन, उनका निर्देशन, मार्गदर्शन ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था। और अब चूंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 1 या 2 डिकेड के बाद सभी राष्ट्र कॉलोनियल रूल से मुक्त हो गए, इसलिए इस संस्था की इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। और वर्चुअली प्रैक्टिकल पर्पस से 1 नवंबर 1994 से ट्रस्टीशिप काउंसिल का अस्तित्व खत्म हो गया है। इट हैज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एज ऑफ नाउ और यह कागजों पर केवल रह गया है। और जो 5वां ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, यानी सेक्रेटेरिएट जो पूरा यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बीच में समन्वय का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है और संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव पहलुओं की देखरेख करता है। वाशिंगटन डीसी में है यूएन का सेक्रेटेरिएट और इसको हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं अभी वर्तमान में महासचिव, उनको देखरेख करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में आ गया ये प्रिंसिपल ऑर्गन हो गए 6। एक हो गया जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल और यूएन सेक्रेटेरिएट संयुक्त राष्ट्र
महासचिवालय, जो सचिवालय है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जिसका हेड यूएन सेक्रेटरी जनरल होता है, और जो अंतिम छठा ऑर्गेनाइजेशन है इस इकोसोक कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के वर्चुअल मीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबमिट किया है, जिसका टॉपिक था मल्टीलेटरलिज्म पोस्ट कोविड-19, यानी पोस्ट कोविड-19 जो होगा उसके बाद बहुपक्षवाद को कैसे बढ़ावा जाए, कैसे उसको डील किया जाए, द काइंड ऑफ इवेंट दैट वी नीड, और किस प्रकार का संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग देखना चाहते हैं एट इट्स 75th एनिवर्सरी। 75 साल हो रहा है, इस पर कैसा इवेंट चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र एक तरफ से जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, परीक्षा के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं इसका रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल एक प्रिंसिपल ऑर्गन है संयुक्त राष्ट्र संघ का और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें 54 मेंबर हैं। इकोनॉमिक और सोशल जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसमें 54 सदस्य हैं वर्तमान में, और इन सदस्यों का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है, 3 साल के लिए किया जाता है। तो उनका रोल क्या है ये जानिए पहले। तो पूरा कोऑर्डिनेशन का रोल है, समन्वय का रोल है। जितने भी सामाजिक और आर्थिक पॉलिसीज हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनमें ये कोऑर्डिनेट करता है और फिर पॉलिसी रिव्यू भी करता है, यानी किस प्रकार नीतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है, नीतियों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जो सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं उनके बदलाव का भी रिव्यू करता है कि किस तरह से उनको न्यू शेप दिया जा सके, जैसे वो ज्यादा इफेक्टिव हो, प्रभावी हो सके। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एसडीजी यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अभी मैंने यहां बताया कि 17 गोल्स संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डिसाइड किए हैं, जिसको एसडीजी कहा जाता है। सतत विकास के ये लक्ष्य है, 17 ये लक्ष्य है, 17 गोल्स हैं, जिसको 15 साल में पूरा किया जाना है 2015 से 2030 तक। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल्स है उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कैसे हो, क्योंकि सदस्य राष्ट्र के द्वारा इसको पूरा किया जाना है। तो इस पर भी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का एक महत्वपूर्ण रोल कोऑर्डिनेशन का, रिव्यू का और डायरेक्शन का रहता है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इशू के संपूर्ण पहलुओं पर एक तरह से वो निर्णय करता है, उस पर रिव्यू करता है, डायरेक्शन देता है और पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक विंग हुआ, जो संपूर्ण सोशल और इकोनॉमिक विंग के लिए एक महत्वपूर्ण बॉडी है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, जहां से वो काम होता है। तो इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के स्पेशलाइज्ड बॉडीज भी हैं, इसके विशेषीकृत विशेष कामों के लिए अलग बना है। एक है जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो स्थापना हुआ 1919 में हुआ था। ये यूएन के स्थापना से भी पहले है, बहुत पुराने ऑर्गेनाइजेशन में है, बट विद इन इकोसोक के प्रव्यू में ये आता है और ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के का कैपिटल है और जिनेवा में लोकेटेड है। दूसरा जो स्पेशलाइज्ड बॉडी जो इकोसोक के प्रव्यू में आता है वो है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना 1945 में हुई, क्यूबेक में है, कनाडा में आता है क्यूबेक, और यहाँ पर संपूर्ण फूड और एग्रीकल्चर पर पॉलिसी मेकिंग का इसको काम होता है वैश्विक स्तर पर। उसके अलावा जो तीसरा बॉडी है यूनेस्को का है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में लंदन में हुई है और ये लंदन इसका हेडक्वार्टर है वहां पर यूनेस्को का। और मैं बता दूं यूनेस्को का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक शिक्षा का बात है, जहां तक विज्ञान का बात है, जहां तक सांस्कृतिक पहलुओं का बात है, इन तीनों विषयों पर एजुकेशन, साइंस और कल्चर के पहलुओं को जोड़ता है यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ को इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनपुट्स देता है जिस पर यूएन निर्णय करती है। इसके अलावा यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस
चिल्ड्रन फंड, एक फंड के रूप में ये काम करता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक निर्णय किए हैं और इसमें यूनिसेफ का बड़ा रोल है। पूरे विश्व में यूनिसेफ का एक तरह से मुख्य कार्यालय है और बच्चों के विकास के लिए बच्चों का जो वल्नरेबिलिटीज है, फिजिकली हैंडीकैप्टनेस है या उनका हेल्थ का इशू है, उस पे यूनिसेफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई, न्यूयॉर्क में हुई है। इसके अलावा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में स्थापित हुआ, जेनेवा में स्थापित हुआ है। और मैं बता दूं ये WHO इस समय बहुत बड़ा एक तरह से अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। अमेरिका WHO से फॉर्मली अलग हो गया है, ये आरोप लगाते हुए कि WHO ने समय पर कोविड के खतरे को एक तरह से कम्युनिकेट नहीं किया। आज अमेरिका कोविड के कारण बहुत ही मुश्किल में फंसा हुआ है, कई देश फंसे हुए हैं। तो WHO इतना बड़ा बॉडी है, इसलिए WHO का जो रेलिवेंस है, सार्थकता है, अपने आप में प्रश्न चिन्ह लग गया है उस पर। लेकिन WHO वर्तमान में अभी है, तो WHO को कैसे और प्रासंगिक बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए, जिससे वैश्विक जो इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे कोविड वगैरह है उसका सच समय सामना किया जा सके। जो वैक्सीन का विकास है, जो मेडिसिन का डेवलपमेंट है कोविड को फाइट करने के लिए, उसका पूरा कोऑर्डिनेशन वैश्विक स्तर पर WHO के द्वारा किया जा रहा है। इसके WHO भी इकोसॉक के प्रीव्यू में आता है। इसके अलावा ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, ये मैंने इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था 23 तारीख को, 23 जुलाई को एक वीडियो मेरा YouTube NKT IAS पर आप देखेंगे। उसमें मैंने बताया है कि कैसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के द्वारा दो ऑर्गेनाइजेशन बने। एक का नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये ब्रिटेन वुड्स एक जगह है, अमेरिका में है, ये न्यू हैम्पशायर अमेरिका में है और यहाँ पर डेलिब्रेशन हुआ था, डिस्कशन हुआ था। तो IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, जिसका अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास का बैंक है, 1944 में स्थापित हुआ, वाशिंगटन DC में है। और जो दूसरा है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ये कोष के रूप में काम करता है, जिसका काम है सदस्य राष्ट्रों में जो प्रॉब्लम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, भुगतान संतुलन का, उसमें सदस्य राष्ट्रों को मदद करना और उसको असिस्ट करना और अनेक प्रकार से उसको सपोर्ट करना। तो कुल मिलाकर ये ऑर्गेनाइजेशन है, इकोसॉक में आता है, चाहे ILO है, FAO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है और IBRD है, IMF है। कुल मिला और भी ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब उसके प्रीव्यू में आते हैं। और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इकोसॉक जिसको कोऑर्डिनेट करता है और इकोसॉक का मार्गदर्शन प्राप्त होता है इस सब ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये इकोसॉक हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जिसमें इकोसॉक का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का इशू है। तो ये मैं आपको बताया एक तरह से कि यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और मेंस में एक सीधा सीधा आप क्वेश्चन इस समय देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ओवरऑल एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, इवन इंटरव्यू के लिए, कि कैसे इवेंट का सेटअप है। लेकिन जो मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता इंपॉर्टेंट रह गई है। खासकर कोविड के क्राइसिस में संयुक्त राष्ट्र अपने किस रूप में उसको डील कर रहा है। कोविड का ही क्राइसिस नहीं है, वर्तमान में अनेक क्राइसिस है। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं आप लोगों के बीच में, जो आएगा कि संयुक्त राष्ट्र कितना प्रासंगिक है और कैसे संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता है। खासकर जो सुरक्षा परिषद है, वो सुरक्षा परिषद में सुधारों की सख्त आवश्यकता है, जिसको अभी तक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी 5 सदस्य हैं, उनके बीच में आपस में सहमति का अभाव है, उनके पास वीटो पावर है और कैसे भी सुधारों को ये लोग नलीफाई करने की क्षमता रखते हैं। तो सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण हो गया है। कोल्ड वॉर का जो समय खत्म हो गया है। अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, चाइना को कैसे डील किया जाए, क्योंकि चाइना का विवाद साउथ चाइना सी पर आ रहा है, जहां तहां चल रहा है। दूसरा, WTO भी अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल टेररिज्म है, इन्वायरमेंटल चैलेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को कैसे पूरा करना है, और कुल मिलाकर एक कैसे मल्टीलेटरल बॉडी को इफेक्टिव और इफिशिएंट
एफिशिएंट बनाया जाए, ताकि वर्ल्ड स्तर पर जो पीस और सिक्योरिटी का जो लक्ष्य है, संयुक्त राष्ट्र का जो ये 4 लक्ष्य है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। ह्यूमन राइट वायलेशन का मामला है और इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने का मामला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस समय हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यह वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, यूट्यूब में अपलोड है और इस वीडियो को माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी यूएन सेटअप का। ये वीडियो कैसा लगा जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को दीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अच्छा लगे तो, और इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को जो NKT IAS है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।